हेलो, नमस्कार मित्रों। धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं जब तो अभी तक जो बात किए थे हम उच्चारण स्थान की। देखिए, उच्चारण स्थान पे बात किए थे और इसमें जब हम बात करते हैं तो उच्चारण स्थान, इसके पहले जो क्लास लिए थे देखिए यही है कि उच्चारण स्थान जो था अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। आ और का वर का और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यसा नाम तालु, ई और चा वर का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, री और टा वर का उच्चारण स्थान रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसा नाम मूर्धा दंत है। लिरी और ता वर्ग और ला और सा का उच्चारण स्थान दंत है। उपु ओष्ठव लिखा गया। उ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए दय तो कंठ ताल, ओ दय तो कंठ ओष्ठ, वकार दंत ओष्ठम। ठीक, यहां तक अभी हम बताए थे। फिर इसके बाद बात करते हैं जब कि इसमें कि देखिए आते हैं जब हम उस पे सूत्र पे, तो इसमें देखते हैं अकु है। अकु मतलब अकु मतलब कु मतलब का वर्ग होता है। हा मतलब हा और विसर्ग मतलब विसर्ग। देखिए विसर्ग हो गया। इसके बाद इचु, ई मतलब ई दोनों, ई ह्रस्व ई और दीर्घ। चू मतलब चा वर्ग, या मतलब या, सा मतलब तालब विसा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसके बाद आते हैं जब इस सूत्र पे ऋतु, री मतलब री, टू मतलब टा वर्ग, रा मतलब रा, सा मतलब मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। लिरी और ता वर्ग और ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान उपु, उ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ए दय तो कंठ तालु, ए और ए, देखिए ए और ए का उच्चारण स्थान, ए यहाँ है ए यहाँ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ओ दय तो कंठ ओष्ठ है। फिर वकारस्य क्या है? दंत ओष्ठ है। यहां तक बात बताए थे। फिर आगे हम बताए थे इसका वो पांचवा अक्षर जो होता है पंचमाक्षर नासिका चय, पांचवा अक्षर का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। ठीक, फिर इसके बाद आइए आज हम देखते हैं कुछ। देखिए पहले हम देखते हैं इसमें संयुक्त ध्वनियां। एक होता है, पूछता है 2016 में पूछा गया था ये, टीजीटी 2016 में, संयुक्त ध्वनियां किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे चलती हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक ध्वनियां संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लगती हैं या लिखी जाती हैं या बोली जाती हैं या चलती हैं, उसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियां एक ही स्वर के सहारे जब बोली जाए, लिखी जाए, चले तो ही क्या है? संयुक्त ध्वनियां होती हैं। देखिए पहले संयुक्त ध्वनियां, संयुक्त ध्वनियां, एक संयुक्त होता है, एक होता है संपृक्त। क्या होगा? संपृक्त। संयुक्त संपृक्त ध्वनियां, ध्वनियां हम बता चुके हैं ध्वनियां किसे कहते हैं। ठीक, संयुक्त ध्वनियां और संपृक्त ध्वनियां। फिर एक है युग्मक ध्वनियां। एक होता है क्या? युग्मक ध्वनियां। युग्मक ध्वनियां, एक संपृक्त, एक होता है संयुक्त, एक होता है युग्मक। अभी हम बता रहे थे आपसे संयुक्त ध्वनियां किसे कहते हैं। जैसे संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, उसी तरह संयुक्त ध्वनियां होती है। जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे चलता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, उसे ही संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। ठीक,
संयुक्त ध्वनियां जो दो मतलब व्यंजन, एक व्यंजन दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे चले, दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे चले तो वही क्या है, संयुक्त ध्वनियां होती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन जब एक ही स्वर के सहारे चलती है तो वही क्या होती है, संयुक्त ध्वनियां होती है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां एक ही स्वर के सहारे लिखी जाए, लिखी बोली जाए, लिखी बोली जाए, उसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां, उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनियां। देखिए, एक ही व्यंजन के सहारे, इसमें ध्यान देना है कि एक ही स्वर के सहारे दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां क्या हों, चले, उसको लिखा जाए या तो बोला जाए। ठीक, एक ही उसमें सहारा क्या हो, एक स्वर होना चाहिए। व्यंजन की ही परिभाषा है, व्यंजन जब पढ़े हम बताए हैं कि व्यंजन की ही परिभाषा है कि जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो दो व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन जब एक ही स्वर के सहारे चलते हैं वही क्या है, संयुक्त ध्वनियां है। 2016 में जो पूछा गया था उदाहरण, वो क्या था, क्या। अब देखिए, क्या जो है ये क्या है, ये संयुक्त ध्वनियां है। ठीक, जैसे क्या हुआ, फिर इसके बाद एक है म्लान, मान लीजिए म्लान दे दिए, म्लान। ठीक, म्लान हो गया। ठीक, प्राण हो गया, प्राण, क्या हो गया, प्राण। ठीक, ये जो है ध्वनियां, ये देखिए जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करना बताए थे। ठीक, वर्णों का विच्छेद करना, जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां वर्णों का विच्छेद करना जो नहीं जानेगा वो संधि समझ ही नहीं पाएगा कि वर्ण कहां से अलग हो रहा है, कहां से जा रहा है, कहां से जुड़ रहा है, वो समझ ही नहीं पाएगा जब तक वर्ण का विच्छेद नहीं समझेगा। तो यहां जब बात करते हैं हम क्या की और म्लान की और प्राण की, तो यहां जब वर्ण का विच्छेद हम कर देंगे, मान लीजिए यहां करते हैं हम क्या क्या, तो क्या है, क्या का करेंगे वर्ण विच्छेद, का में क्या लगा देंगे, हलंत, और या में क्या लगाएंगे, हलंत। यहां से क्या निकल गया, दीर्घ आ। अब देखिए दो व्यंजन, यहां का क्या है, व्यंजन है, या क्या है, व्यंजन है, लेकिन किसके सहारे दोनों थे, वो किसके सहारे थे, तो किसके, जिसके सहारे थे वो स्वर के सहारे थे। किसके सहारे थे, स्वर के सहारे थे। स्वर के सहारे कौन दोनों था, ये और ये दोनों व्यंजन किसके सहारे टिके थे, स्वर के सहारे। स्वर अलग हो गया, दोनों बर्बाद हो गए, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं बिना स्वर का। व्यंजन का वही जब तक अस्तित्व है जब तक उसके पास स्वर है। अगर स्वर नहीं तो आधमात्रिक वर्ण है, उसका नाम है क्या है, अर्धमात्रिक वर्ण, वो आधा हो जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं उसका। वो जब भी जाएगा किसी न किसी स्वर, कोई न कोई स्वर रहेगा, चाहे वो बहुत दूर उसके साथ हो या पास हो, लेकिन वो स्वर के साथ ही रहेगा। यहां देखिए क्या कहाँ है, क्या देखिए आधा का जो लगा है, आ यहां लगा है, लेकिन ये इसी के सहारे बोला जा रहा है, क्या। ठीक, इसके बाद माँ जो है किसके सहारे है, आ के। ठीक, तो माँ इसी के सहारे जुड़ा है। इसमें देखिए रा, रा किसके सहारे है, पा, आधा पा इसमें पहले है, आधा पा किसके सहारे है, आ के।
तो ये संयुक्त ध्वनियां हैं। क्वेश्चन आ सकता है, अब इस समय घुमा देगा, घुमाता देखें 2-3 परीक्षाओं में पूछा है संयुक्त ध्वनियां। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद बात करते हैं संपृक्त ध्वनियां की। संपृक्त, संपृक्त ऐसी ध्वनियां जो दो ए पहले स्वर हो, बाद में क्या हो, स्वर हो, लेकिन वो बीच में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जैसे बीच में लिखा जाता है संपृक्त ध्वनियां। ठीक, जैसे पहले पूरा रहेगा लेकिन बीच में वो व्यंजन आधा रहेगा, फिर उसके बाद स्वर रहेगा। जब वर्ण विच्छेद करेंगे भैया आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। जब दो या दो से अधिक, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो जाए, ठीक, उसे संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो जाए उसे संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो जाए, दो व्यंजन मतलब दोनों के बीच में हो जाए। जैसे जब एक ध्वनि, यहां देखिए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो, दो व्यंजनों से युक्त हो जाए, युक्त हो जाए, दो व्यंजनों से युक्त हो जाए, उसे संपृक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। उसे संपृक्त ध्वनियां उसे संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। ठीक, उसे संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे जैसे में देखिए, जैसे में हमने जब उदाहरण लिया है तो इसमें देखिए, जैसे हम ले लिए कंबल, क्या लिए, कंबल। एक उदाहरण ले लीजिए संबल, ये पूछा है संबल वाला, संबल और कंबल। तो संबल देखिए, दो ध्वनियों दो व्यंजनों से युक्त ध्वनियां, यहां दो व्यंजनों से युक्त ध्वनियां हैं। ठीक, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि। देखिए, एक ध्वनि यहां है, एक ध्वनि यहां है, दोनों के बीच में क्या है, मां, दोनों के बीच में का और मां, का और बा के बीच में कौन है, मां, इसीलिए ये हो गया संपृक्त। ठीक, इधर भी ध्वनि है, इधर भी ध्वनि है। ठीक, उसके बीच में कौन पड़ गया, मां न। संबल ऐसे ही सा और मां, सा और बा के बीच में क्या है, मां। उसका वर्ण विच्छेद करेंगे आपको निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं युग्मक ध्वनियां। युग्मक मतलब जानते हैं ही है, जैसे भाई भाई, बहन बहन, साथ में हो, जैसे हम हो वैसे मेरे भाई हैं। ठीक, अगर ला आता है ला ही आना चाहिए, जा आता है तो जा ही आना चाहिए। बात समझ में आई। मां आता है तो मां ही आना, मतलब अपने भाई के साथ उसका संबंध होना चाहिए। युग्मक होना, उसी वर्ण का दो हो जाना, उसी वर्ण का युग्मक हो जाना, दो हो जाना। जैसे जा है तो जा का जा हो जाना, मां है तो मां का जोड़ा युग्मक हो जाना, जोड़ा हो जाना न। उसमें अलग ध्वनियां, अलग से कोई नहीं आएगा, अलग से दूसरा आ जाए, उसी ध्वनि का दूसरा ध्वनि हो जाना। साहित्यिक भाषा में समझिए तो उसी वर्ण का फिर वही वर्ण हो जाना। जैसे जा है तो जा का जा होना, वही क्या है, युग्मक ध्वनियां। ठीक, बात समझ में आई। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वही युग्मक ध्वनियां है। ठीक, जब किसी शब्द में
जब किसी शब्द में एक ही, अरे ध्वनि ध्वनि बोल रहे हैं मतलब वर्ण भी इसको कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक, तीनों का नाम क्या है? एक है। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना, दो हो जाना, द्वित्व मतलब दो, हाँ, द्वित्व, द्वित्व मतलब कोष्टक में लिख लीजिए दो हो जाना, दो हो जाना। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व या दो हो जाना, द्वित्व हो जाना, द्वित्व हो जाना, युग्मक ध्वनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां कहलाती है। ठीक, अब युग्मक ध्वनियां का प्रसिद्ध उदाहरण अगर हम बताएं तो उज्ज्वल, दिक्कत, उज्ज्वल पूछता है शुद्धि अशुद्धि में। ठीक, जैसे जैसे देखिए दिक्कत मान लीजिए, दिक्कत। ठीक, इसमें क्या है? दोनों देखिए एक का द्वित्व हो गया है। ठीक, फिर इसके बाद उज्ज्वल, उज्ज्वल भी हो सकता है। ठीक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं उदाहरण होगा, जानते रहिएगा। इसके बाद आ सकते हैं जैसे दिल्ली, इसके बाद दिल्ली, बिल्ली, फिर पन्ना, मतलब द्वित्व हो जाना, एक ही ध्वनि का दो हो जाना, एक ही ध्वनि का दो हो जाना। देखिए इसमें का है तो का क्या हो गया? द्वित्व हो गया। ला है तो ला का क्या हो गया? द्वित्व हो गया। ये ला है तो ला का क्या हो गया? द्वित्व हो गया। ये ना है तो ना का दो हो जाना ही क्या है? युग्मक ध्वनियां हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा और। समझ लीजिए एक चीज और छूट गया वर्णमाला में। जैसे हम तीन प्रकार के वो पूछता है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक है पहला ये वाला अभी बताए थे, ये क्या है? बिंदी, बिंदी है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। दूसरा ये क्या है? तीसरा कोई नहीं। इसका नाम हम पढ़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो अनुस्वार एक संधि है चलती है, अनुस्वार एक संधि है। ठीक, इसके बाद आते हैं अनुनासिक। इसका नाम क्या है? अनुनासिक। इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ठीक, जो नाक और मुख दोनों से बोला जाता है। और इसका क्या नाम है? निरनुनासिक। इन दोनों वर्ण के बाद जो भी कुछ बचता है किसमें चला जाता है? निरानुनासिक में। ठीक है, निरानुनासिक में। ये निरानुनासिक सही लिखा है? कहाँ सही लिखा है? अनुनासिक नहीं होता है, क्या होता है? अनुनासिक होता है। बात समझ में आई? निर, बस निरनुनासिक। ठीक, इसमें से आ बाहर निकल जाएगा, वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा? ह्रस्व आ। तो यहां तक बात आप लोगों ने समझा। इसका उच्चारण कहीं कहीं आप पंचमाक्षर के स्थान पे अनुनासिक का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ये जब आएगा तो बताएंगे, संधि में आएगा ये। फिर अनुनासिक और अनुस्वार, यही वर्णमाला समाप्त होता है।
वर्णमाला में कहीं से भी कोई दिक्कत आपको आएगी कमेंट करिएगा, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आगे जब हम अगला चैप्टर शुरू होगा तो होगा संधि। क्या होगा? जो वर्णमाला समझेगा, वर्णमाला को जानेगा, वर्णमाला को पहचानेगा, वर्ण को जानेगा, वही क्या है? संधि। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। इसमें अभी तक जो भी पढ़ाए हैं आप, 1-2 में देख लीजिए। 10 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं पूरे वर्णमाला के। कितने रिवीजन में? 10 मिनट नहीं लगेगा। जो 3-4 क्लासें हुई हैं वो 10 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। पूछेगा पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो गई। पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो क्या हो जाएगी? वर्ण। यहां आप दोनों को देखना है कि क्या पूछ रहा है हमसे। वहां देखना, अगर पूछेगा तो उसको क्वेश्चन से बहुत ध्यान से पढ़ना, हमसे पूछ क्या रहा है। कभी कभी ध्वनि नहीं देता, वर्ण दे देता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ध्वनि नहीं देगा तो वर्ण देगा, तो वर्ण को मार देंगे। ठीक है। इसके बाद बात यहीं पर देखिए, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई अगर होगी तो वर्ण ही होगी। क्या होगी? वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के? 2, स्वर और व्यंजन। ठीक। इसके बाद यही बात कर लेते हैं स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? मूल स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक। स्वर के प्रकार ये हैं, स्वर इतने प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद यही बात कर लेते हैं हम कालमान के आधार पे स्वर के भेद। किसके आधार पे? कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर कितने भेद? 3। कौन कौन होते हैं? ह्रस्व। देखिए, कालमान या मात्रा के आधार पर जब पूछेगा तो उसमें 3 भेद होगा। इसमें होगा एक मात्रिक, द्विमात्रिक, फिर होगा त्रिमात्रिक। इसी को हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसी को हम कह सकते हैं गुरु स्वर। इसको हम कह सकते हैं लघु स्वर और इसकी मात्रा ऐसे लिखते हैं गुरु स्वर। इसी को कहते हैं। ठीक। इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह। प्लुत स्वर को हम लिखते हैं इस तरह। ठीक। ये हो गया क्या? कालमान या मात्रा के आधार पे स्वर का भेद। इसके बाद बात यही कर लेते हैं जिह्वा के आधार पे स्वर का भेद। जीभ के आधार पर कितना होता है? 3 होता है। अग्र, मध्य, पश्च और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं मुख के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, मुख आकृति के आधार पर बात करते हैं तो 4 होते हैं। ठीक। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। फिर इसके बाद ओष्ठ के आधार पे
ओष्ठ के आधार पे स्वर का भेद कितना होगा? 2 होता है, आवृत और अनावृत या मुखा ओष्ठ के आधार पे वृत्तामुखी और आवृत्तमुखी। ठीक, फिर इसके बाद यही बात कर लेते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न। प्रयत्न प्रयत्न कितने होते हैं? प्रयत्न के आधार पे भेद प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पे कितना होगा? 2 होगा, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। कितना होता है? आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ठीक, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर के कितने भेद? 5, बाह्य कितने भेद? 11। ठीक, इसके बाद बाह्य प्रयत्न में हमने बात किया अल्प प्राण महाप्राण का, उदात्त अनुदात्त और स्वरित का। इसके बाद अभी इसी वीडियो में हमने बात किया जो संपृक्त और संयुक्त और युग्मक ध्वनियाँ, यही वर्णमाला समाप्त होता है। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे संधि को लेकर। नमस्कार। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, जहाँ गलती हो जाती है उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे।